गुड मॉर्निंग। कोर्स 6 के यूनिट 1 की हम लोग चर्चा कर रहे थे। कोर्स 6 के यूनिट 1 में लास्ट क्लास में हम लोगों ने समाज की चर्चा की थी। समाज क्या है? व्यक्ति का व्यक्ति से इच्छित संबंधी समाज कहलाता है। इसकी चर्चा हम लोगों ने की थी। व्यक्ति का व्यक्ति से इच्छित संबंधी समाज कहलाता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, वो समाज कहलाता है। आज हम लोग चर्चा करेंगे समाज की क्या विशेषताएं हैं। समाज की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। समाज की विशेषताओं में समाज की क्या विशेषता है ना। समाज की विशेषताओं में चर्चा करेंगे। समाज अमूर्त है। समाज का निर्माण, पहली विशेषता है समाज अमूर्त है। समाज का निर्माण व्यक्ति ही नहीं बल्कि विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा स्थापित होने वाले सामाजिक संबंधों से होता है। चूँकि ये सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, चूँकि ये सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, इसलिए इन्हें देखा नहीं जा सकता। इसलिए स्वाभाविक रूप से समाज भी अमूर्त है। अतः समाज कोई तात्विक धारणा नहीं है, अवधारणा नहीं है। इसमें किसी भी ठोस यथार्थ का पता नहीं चलता है। पहला अमूर्तता, एब्स्ट्रैक्टनेस। समाज का निर्माण व्यक्ति नहीं बल्कि विभिन्न व्यक्तियों के बीच स्थापित होने वाले सामाजिक संबंधों से होता है। क्योंकि ये सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से समाज भी अमूर्त है। अतः समाज कोई तात्विक अवधारणा नहीं है। इससे किसी भी ठोस यथार्थ का पता नहीं चलता है। दूसरा, जागरूकता, अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या है? जागरूकता से तात्पर्य मानव के जागरूक प्रयत्नों द्वारा स्थापित संबंधों से ही समाज का निर्माण होता है। जागरूक प्रयत्न का तात्पर्य उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। जागरूक प्रयत्न का तात्पर्य उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। उद्देश्य भी समाज के सापेक्ष ही होते हैं। पार्सन्स ने अपनी परिभाषा में समाज की इसी विशेषता पर सबसे अधिक जोर दिया है। समाज तथा विभिन्नता, इक्वलिटी एंड डिफरेंस। प्रत्येक समाज में समानता तथा विभिन्नता के अंश आवश्यक रूप से निहित होते हैं। समानता का तात्पर्य समाज के विभिन्न व्यक्तियों के उद्देश्य, प्रकृति, चेतना, शारीरिक रूप, ढंग आदि में एकरूपता से है। यह समानता की भावना ही सदस्यों को संगठित रूप में रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसलिए समानता को समाज के निर्माण का प्रारंभिक तत्व माना जाता है। समाज को संगठित एवं प्रगतिशील बनाए रखने के लिए विभिन्नता का होना भी जरूरी होता है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि असमानताओं का स्वरूप द्वैतिक होता है, अर्थात व्यक्ति अथवा समाज की जो मुख्य आवश्यकताएं या उद्देश्य हैं, उनके स्वरूप में समानता अधिक होती है। असमानता उन आवश्यकताओं की पूर्ति या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई प्रविधियों में होती है। जैसे भोजन प्राप्त करना सभी व्यक्तियों एवं समाजों का प्रमुख उद्देश्य होता है, लेकिन इस आवश्यकता पूर्ति के लिए व्यवसाय का स्वरूप अलग अलग होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में समानता का तत्व सर्वव्यापक होने के कारण ही असमानता का अस्तित्व होता है। तो आज हम लोग समाज की विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं।
पहली विशेषता है अमूर्तता, एब्स्ट्रैक्टनेस। समाज का निर्माण व्यक्ति नहीं बल्कि विभिन्न व्यक्तियों के बीच स्थापित होने वाले सामाजिक संबंधों से होता है। चूँकि ये सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से समाज भी अमूर्त है। अतः समाज कोई तात्विक अवधारणा नहीं है, इससे किसी भी ठोस यथार्थ का पता नहीं चलता है। दूसरा, जागरूकता, अवेयरनेस। मानव के जागरूक प्रयत्नों द्वारा स्थापित संबंधों से ही समाज का निर्माण होता है। जागरूक प्रयत्न का तात्पर्य उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। उद्देश्य भी समाज के सापेक्षिक होते हैं। पार्सन्स ने अपनी परिभाषा में समाज की इसी विशेषता पर सबसे अधिक जोर दिया है, समानता और विभिन्नता, इक्वलिटी एंड डिफरेंस। प्रत्येक समाज में समानता तथा विभिन्नता के अंश आवश्यक रूप से निहित होते हैं। समानता का तात्पर्य समाज के विभिन्न व्यक्तियों के उद्देश्य, प्रकृति, चेतना, शारीरिक रूप, ढंग आदि में एक रूपता से है। यह समानता की भावना ही सदस्यों को संगठित रूप में रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसलिए समानता को समाज के निर्माण का प्रारंभिक तत्व माना जाता है। समाज को संगठित एवं प्रगतिशील बनाए रखने के लिए विभिन्नता का होना भी जरूरी होता है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि असमानताओं का स्वरूप द्वैतिक होता है, अर्थात व्यक्ति अथवा समाज की जो मुख्य आवश्यकताएं या उद्देश्य हैं, उनके स्वरूप में समानता अधिक होती है। असमानता उन आवश्यकताओं की पूर्ति या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई प्रविष्टियों में होती है, प्रविधियों में होती है। जैसे भोजन प्राप्त करना सभी व्यक्तियों एवं समाजों का प्रमुख उद्देश्य होता है, लेकिन इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवसाय का स्वरूप अलग अलग होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में समानता का तत्व सर्वव्यापक होने के कारण ही असमानता का अस्तित्व होता है। इसके पश्चात अन्योन्याश्रिता, इंटरडिपेंडेंस। अन्योन्याश्रिता का तात्पर्य सामाजिक संबंधों की पारस्परिक निर्भरता से है। व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामाजिक संबंधों की स्थापना करता है। व्यक्ति की अनेक आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिनकी पूर्ति वह अकेले नहीं कर सकता, इसलिए यह अन्य व्यक्तियों से संबंध स्थापित करके अपनी आवश्यकताओं की संस्थागत आपूर्ति का प्रयास करता है। इसलिए अन्योन्याश्रिता समाज निर्माण के लिए एक आवश्यक दशा हो जाती है। सरल समाजों में व्यक्ति की आवश्यकताओं का स्वरूप सीमित होने के कारण यह तत्व मुख्यतः प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन आधुनिक जटिल समस्याओं में इसे स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। अगला, सहयोग और संघर्ष, कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। समानता एवं विभिन्नता की ही तरह समाज में सहयोग एवं संघर्ष का भी समान अस्तित्व होता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी पारस्परिक सहयोग करता है, लेकिन उद्देश्यों की विभिन्नता के कारण व्यक्ति एक दूसरे से संघर्ष भी करता है। हालांकि संघर्ष का मुख्य कारण असीमित साधनों की प्राप्ति के लिए साधनों की सीमित उपलब्धता है। समाज के लिए ये दोनों ही स्थितियां पूरक की तरह कार्य करती हैं। इसलिए मैकाइवर का
इसलिए मैकाइवर का मानना यह समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है। इसके पश्चात सर्वव्यापकता। समाज का अस्तित्व सभी कालों एवं सभी भू क्षेत्रों में रहा है। समाज के कारण ही मनुष्यों में सामाजिक विशेषताएं उत्पन्न होती हैं। हालांकि मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जीवों में भी बहुत हद तक समाज के गुण पाए जाते हैं। जैसे पशु पक्षी भी समूह में रहना पसंद करते हैं। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि हाथी, मधुमक्खी, दीमक आदि जीवों में भी सामाजिकता के गुण अत्यधिक पाए जाते हैं, परंतु पर्याप्त मानसिक चेतना के अभाव में ही पशु समाज को समाज की संज्ञा नहीं दी जाती है। एक अन्य विद्वान एच.एम. जॉनसन समाज के विशेषताओं को अपने तरीके से बताते हैं। वे कहते हैं कि समाज की विशेषताओं में पहला प्रमुख है निश्चित भूभाग। प्रत्येक समाज का एक निश्चित स्थान होता है। इस स्थान का सामाजिक सांस्कृतिक अर्थ महत्वपूर्ण होता है, न कि भौगोलिक विशेषताएं। गांव, बस्ती, शहर, जिला, तहसील आदि को जॉनसन ने समाज के अंतर्गत पाया जाने वाला विभिन्न भूभागीय समूह माना है। दूसरा, यौन प्रजनन। जॉनसन ने समाज के भीतर की जाने वाली यौन प्रजनन की प्रक्रिया को ही समाज में नए सदस्यों की भर्ती के लिए आधारभूत स्रोत माना है। विवाह संस्था द्वारा इस प्रक्रिया को वैधता प्राप्त होती है। युद्ध एवं प्रयास की घटना द्वारा बाहर के सदस्यों को भी समाज के सदस्य के रूप में स्वीकृति दी जाती है, लेकिन यह नए सदस्यों की भर्ती के लिए आधारभूत स्रोत नहीं है। पहला, निश्चित भूभाग। प्रत्येक समाज का एक निश्चित स्थान होता है। इस स्थान का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं महत्वपूर्ण होता है, न कि भौगोलिक विशेषताएं। गांव, बस्ती, शहर, जिला, तहसील आदि को जॉनसन ने समाज के अंतर्गत पाया जाने वाला भूभागीय समूह माना है। इसके बाद यौन प्रजनन। जॉनसन ने समाज के भीतर की जाने वाली यौन प्रजनन की प्रक्रिया को ही समाज में नए सदस्यों की भर्ती के लिए आधारभूत स्रोत माना है। विवाह संस्था द्वारा इस प्रक्रिया को वैधता प्राप्त होती है। युद्ध एवं प्रवास की घटना द्वारा बाहर के सदस्यों को भी समाज के सदस्य के रूप में स्वीकृति दी जाती है, लेकिन वह नए सदस्यों की भर्ती के लिए आधारभूत स्रोत नहीं है। इसके पश्चात अगली विशेषता जॉनसन कहते हैं सर्वव्यापी संस्कृति, सर्वांगव्यापी संस्कृति। किसी समाज की संस्कृति में समस्त मानव संस्कृति के गुण समाहित होते हैं। यह संस्कृति मात्र इस अर्थ में सर्वव्यापी होती है कि सामाजिक जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समूह को योग्य बनाने हेतु सांस्कृतिक संरचना में पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है, लेकिन संपूर्ण संस्कृति समाज के किसी एक सदस्य में नहीं पाई जाती है। प्रत्येक सदस्य संस्कृति के उतने ही भाग को आत्मसात करता है जितने से वह अंतःक्रिया की प्रणाली में अपनी भूमिका को पूरा करने के योग्य हो जाता है। सर्वांगव्यापी संस्कृति। किसी समाज की संस्कृति में समस्त मानव संस्कृति के गुण समाहित होते हैं। यह संस्कृति मात्र इस अर्थ में सर्वव्यापी होती है कि सामाजिक जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समूह को योग्य बनाने हेतु सांस्कृतिक संरचना में
पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है, लेकिन संपूर्ण संस्कृति समाज के किसी एक सदस्य में नहीं पाई जाती है। प्रत्येक सदस्य संस्कृति के उतने ही भाग को आत्मसात करता है जितने से वह अंतःक्रिया की प्रणाली में अपनी भूमिका को पूरा करने के योग्य हो जाता है। इसके पश्चात आत्मनिर्भरता। समाज किसी अन्य समूह का उपसमूह नहीं होता है। इस विशेषता के आधार पर जॉनसन ने उन समूहों को भी समाज माना है जो राजनीतिक दृष्टि से किसी अन्य समूह के अधीन होने के बावजूद उसमें पूर्णतः समाहित नहीं हो पाए हैं। इन विशेषताओं के आधार पर ही जॉनसन ने समाज को विशिष्ट विशेषताओं वाला समूह माना है। जॉनसन का मानना है कि जिन समूहों में उपयुक्त चारों विशेषताएं एक साथ पाई जाएं, उसे समाज कहा जा सकता है। समाज की कुछ अन्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहला, संस्थाओं का अस्तित्व। प्रत्येक समाज में कुछ संस्थाएं विद्यमान होती हैं। कुछ संस्थाओं के स्वरूप सर्वव्यापी होते हैं, जैसे परिवार, विवाह, नातेदारी, राज्य, धर्म, संस्कृति, आर्थिक व्यवस्था इत्यादि। इसके अलावा प्रत्येक समाज में कुछ विशिष्ट संस्थाएं भी होती हैं। इन संस्थाओं के आधार पर ही व्यक्ति एवं उनके समूह के क्रियाकलापों का नियमन होता है। इसके पश्चात निरंतरता एवं परिवर्तन की प्रक्रिया। समाज का अस्तित्व निरंतरता एवं परिवर्तन के साथ सदैव कायम रहता है। प्रत्येक समाज के अतीत के विभिन्न आयामों के आधार पर ही उसके वर्तमान और भविष्य की रूपरेखा निर्धारित होती है। परिवर्तन से समाज का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, बल्कि उसके बाहरी रूपाकारों में बदलाव आता है। समाजीकरण एवं सामाजिक नियंत्रण। प्रत्येक समाज अपने नए सदस्यों को समाजीकरण के माध्यम से सामाजिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। इस प्रशिक्षण से ही वह समाज की संस्कृति, मूल्य, प्रतिमान, आदर्श आदि को आत्मसात करता है। समाज द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप व्यवस्था करने के लिए सामाजिक नियंत्रण की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति भी प्रत्येक समाज की विशेषता है। इसके पश्चात समाज के निर्णायक तत्व। अब हम चर्चा करते हैं समाज के निर्णायक तत्व की। समाज का अर्थ जान लेने के पश्चात इसके निर्णायक तत्वों अथवा सामाजिक आवश्यकताओं, सोशल नेसेसिटीज़ का पता होना अनिवार्य है। ये निर्णायक तत्व प्रत्येक समाज में, चाहे वह पशु समाज हो या मानव समाज, पाए जाते हैं। समाज का अर्थ जान लेने के पश्चात इसके निर्णायक तत्वों अथवा सामाजिक आवश्यकताओं का पता होना अनिवार्य है। ये निर्णायक तत्व प्रत्येक समाज में, चाहे वह पशु समाज हो या मानव समाज, पाए जाते हैं। समाज की प्राथमिक आवश्यकताओं को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, जनसंख्या। ये आवश्यकताएं जिनका संबंध विभिन्न व्यक्तियों के बीच कार्य विभाजन समाज के व्यक्तियों से है। ये आवश्यकताएं जिनका संबंध समाज के व्यक्तियों से है, जिन्हें भौतिक जीवन रचना के रूप में देखा जा सकता है। दूसरा, विशेषीकरण। ये आवश्यकताएं जिनका संबंध विभिन्न व्यक्तियों के बीच कार्य विभाजन से होता है। तीसरा, संगठन।
ये आवश्यकताएं जिनका संबंध समाज के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों के बीच पारस्परिक सद्भावना से है। इसके पश्चात निरंतरता। वे आवश्यकताएं जो पीढ़ियों के द्वारा समाज के संगठन से संबंधित है। इन चारों सामाजिक आवश्यकताओं को डेविस ने निम्न प्रकार से समझाया है। पहला, जनसंख्या का प्रतिपालन। पहला, पोषण का प्रबंध। दूसरा, क्षति के विरुद्ध संरक्षण। तीसरा, प्रजनन अर्थात नए जीवों का पुनरुत्थान। जनसंख्या के बीच कार्यों का विभाजन। जनसंख्या के बीच कार्यों का विभाजन। समूह संगठन। सदस्यों के बीच में संपर्क की प्रेरणा। पारस्परिक सहिष्णुता की प्रेरणा तथा बाह्य तत्वों का प्रतिरोध। सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता। सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता। सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता। हम सामाजिक आवश्यकताओं या निर्णायक तत्वों की संक्षिप्त व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सकती है। पहला, जनसंख्या को बनाए रखना। जनसंख्या को बनाए रखने के लिए कुछ आवश्यकताएं होती हैं जिनकी पूर्ति के द्वारा जनसंख्या को बनाए रखने के लिए कुछ आवश्यकताएं होती हैं जिसकी पूर्ति के द्वारा जनसंख्या का निर्वाह होता है। ये जनसंख्या आवश्यकताएं इस प्रकार हैं। पहला, पालन पोषण के द्वारा। जनसंख्या में सदस्यों को उचित पालन पोषण की आवश्यकता होती है। भोजन के द्वारा उन्हें जीवन संबंधी सुरक्षा की प्राप्ति होती है। अगला, दुर्घटना से रक्षा। जनसंख्या को बनाए रखने के लिए सदस्य को सुरक्षा प्रदान करना समाज का दूसरा कार्य है। बाढ़, महामारी, अकाल इत्यादि ऐसी दुर्घटनाएं हैं जिनमें मनुष्य का संपूर्ण अस्तित्व नष्ट हो सकता है। समाज इनके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। इसके पश्चात प्रजनन कार्य। नवीन प्रजातियों की उत्पत्ति समाज की जनसंख्या को बनाए रखने में सहायक होती है। यदि उत्पत्ति न हो तो केवल सदस्य बढ़ते रहेंगे जिससे समाज ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए नवीन प्राणियों की उत्पत्ति आवश्यक तत्व है। इसके पश्चात सदस्यों में श्रम का विभाजन। सदस्यों में उचित श्रम विभाजन समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। इससे न केवल मनुष्य में पारस्परिक सहयोग की भावना बनती है, वरना सहयोग की भावना के होने से संगठन में दृढ़ता भी आती है। श्रम विभाजन से मनुष्य को पदों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है और वो पदों के अनुरूप दायित्वों का निर्वहन करते हैं। इसके पश्चात समूह की एकता। समाज के सदस्यों के मध्य एकता की भावना अनिवार्य तत्व है। संपर्कों के आधार पर प्राणियों में अंतःक्रियाएं होती हैं। समूह सहिष्णुता एवं सहयोग की सभी से आशा करता है। भेदभाव, असहयोग, असहिष्णुता, कटुता को जन्म देते हैं। इसके पश्चात सामाजिक व्यवस्था का स्थिर होना। प्रत्येक समाज में स्थायित्व एवं निरंतरता के लिए सामाजिक व्यवस्था में स्थिरता अनिवार्य है। सामाजिक व्यवस्था की स्थिरता, निरंतरता एवं स्थिरता के फलस्वरूप व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था का स्थिर होना अत्यंत ही आवश्यक है। इस प्रकार हम लोगों ने चर्चा की समाज की क्या विशेषताएं हैं, समाज के कौन कौन से निर्णायक तत्व हैं। अगला टॉपिक है समाज का क्या महत्व है।
व्यक्ति का व्यक्ति से इच्छित संबंधी समाज कहलाता है। समाज का क्या महत्व है? इम्पोर्टेंस ऑफ सोसाइटी। व्यक्ति के जीवन में समाज का अत्यधिक महत्व है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। केवल समाज द्वारा ही मनुष्य सामाजिक बनता है। समाज के अभाव में जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। समाज से ही जीवन को संभव बनाता है और बनाए रखता है। व्यक्ति के जीवन में समाज का अत्यधिक महत्व है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। केवल समाज द्वारा ही मनुष्य सामाजिक बनता है। समाज के अभाव में जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। समाज ही जीवन को संभव बनाता है और बनाए रखता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मनुष्य अधिक अंशों में अपने समाज और सामाजिक जीवन की देन है। समाज सामूहिक अंतःक्रियाओं की विधाओं के माध्यम से जीवन और अस्तित्व की मौलिक और इनसे प्रदर्शित आवश्यकताओं की संतुष्टि प्रदान करता है। मैकाइवर ने ठीक ही कहा है कि समाज एक पर्यावरण से कुछ अधिक है, उस भूमि की अपेक्षा भी अधिक है जिससे हमारा पालन पोषण होता है। सामाजिक विरासत से हमारा संबंध उस बीज और मिट्टी के संबंध से भी अधिक घनिष्ठ है जिससे कि वह उगता है। जोसेफ फीचर ने समाज के कार्यों को दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा है: सामान्य कार्य तथा विशिष्ट कार्य। फीचर के अनुसार सामान्य कार्यों में हम साथ साथ रहना, परस्पर संपर्क और संबंध के अवसर प्रदान करना, भाषा और संचार की व्यवस्थित कार्य प्रणाली के माध्यम से विचार और अनुभव के पारस्परिक आदान प्रदान और समझ को संभव बनाना। व्यक्ति के जीवन में समाज का अत्यधिक महत्व है। व्यक्ति के जीवन में समाज का अत्यधिक महत्व है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। केवल समाज द्वारा ही मनुष्य सामाजिक बनता है। समाज के अभाव में जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। समाज ही जीवन को संभव बनाता है और बनाए रखता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मनुष्य अधिक अंशों में अपने समाज और सामाजिक जीवन की देन है। समाज सामूहिक अंतःक्रियाओं की विधाओं के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में समाज का अत्यधिक महत्व है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। केवल समाज द्वारा ही मनुष्य सामाजिक बनता है। समाज के अभाव में जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है। समाज ही जीवन को संभव बनाता है और बनाए रखता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मनुष्य अधिक अंशों में अपने समाज और सामाजिक जीवन की देन है। समाज सामूहिक अंतःक्रियाओं की विधाओं के माध्यम से जीवन और अस्तित्व की मौलिक और इससे अद्भुत आवश्यकताओं की संतुष्टि प्रदान करता है। मैकाइवर ने ठीक ही कहा है कि समाज एक पर्यावरण से कुछ अधिक है। मैकाइवर ने ठीक ही कहा कि समाज एक पर्यावरण से कुछ अधिक है, उस भूमि की अपेक्षा भी अधिक है जिससे हमारा पालन पोषण होता है। सामाजिक विरासत से हमारा संबंध उस बीज और मिट्टी के संबंध से भी अधिक घनिष्ठ है जिससे कि वह उगता है। जोसेफ फीचर ने समाज के कार्यों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा है: सामान्य कार्य तथा विशिष्ट कार्य। फीचर के अनुसार सामान्य कार्यों में हम साथ साथ रहना, परस्पर संपर्क और संबंध के अवसर प्रदान करना,
भाषण और संचार की व्यवस्थित कार्यप्रणाली के माध्यम से विचार और अनुभव के पारस्परिक आदान प्रदान और समझ को संभव बनाना, व्यवहार के सामान्य प्रतिमान या ढांचे का निर्धारण तथा समाज में व्यक्ति के निर्धारण को सम्मिलित कर सकते हैं। विशिष्ट कार्यों से तात्पर्य है, विशिष्ट कार्यों से आशय है कि समाज द्वारा व्यक्ति को प्राथमिक और मौलिक आवश्यकताओं की संतुष्टि से है, जिसमें संतानोत्पत्ति, समाजीकरण, आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन एवं आध्यात्मिकता तथा मनोरंजनात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि आदि को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार देखा जाता है कि व्यक्तिक जीवन से लेकर सामूहिक जीवन को संभव, सुदृढ़ और प्रगतिशील बनाने में समाज अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करता है। समाज के प्रकार में जनजातीय समाज, ट्राइबल सोसाइटी, कृषक समाज, एग्रीगेशन सोसाइटी, औद्योगिक समाज, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, औद्योगिकेतर समाज, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। जनजातीय समाज, ट्राइबल सोसाइटी। जनजातीय समाज के विविध पक्षों के बारे में कुछ जानने से पहले यह अति आवश्यक है कि जनजाति की अवधारणा का सम्यक विश्लेषण कर लिया जाए। इस आवश्यकता के दो प्रमुख कारण: पहला सामान्य व्यक्ति जनजाति के संदर्भ में अपूर्ण एवं भ्रामक धारणाओं का प्रयोग करते हैं। सामान्य व्यक्ति जनजाति के संदर्भ में कई अपूर्ण एवं भ्रामक धारणाओं का प्रयोग करते हैं। यह एक ऐसा जन समुदाय है जो जीवन की मुख्य धारा से कटा हुआ है। यह एक ऐसा जन समुदाय है जो जीवन की मुख्य धारा से कटा हुआ है। वह पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग हैं। इनका सामान्य जनजीवन आदिम प्रकृति का है, इत्यादि। दूसरा, अवधारणात्मक अज्ञानता की दशा में जनजाति को जाति एवं प्रजाति के पर्यायवाची के रूप में भी प्रयुक्त कर लिया जाता है। यद्यपि कई मानवशास्त्रियों एवं समाजशास्त्रियों ने भी स्वीकार किया है कि जनजाति की कोई ऐसी परिभाषा देना जो यथेष्ट एवं सर्वमान्य है, अत्यंत दुष्कर कार्य है। तथापि समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हम ऐसा प्रयास करने से मुंह नहीं मोड़ सकते। डॉक्टर रिचर्ड्स ने इसे परिभाषित करते हुए कहा कि जनजाति एक सरल समुदाय है जो कि एक निश्चित भूभाग पर निवास करती है, एक ही भाषा बोलती है और समान कार्यों जैसे युद्ध आदि में संगठित होने की क्षमता रखती है। हॉवेल के शब्दों में जनजाति एक सामाजिक समुदाय है जो एक विशिष्ट भाषा बोलती है, जिसकी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। इसका राजनीतिक के आधार पर संगठित होना आवश्यक नहीं होता है। इसके पश्चात कृषक समाज। तो जनजातीय समाज, पहले हम लोगों ने ट्राइबल सोसाइटी की चर्चा की। जनजातीय समाज के विविध पक्षों के बारे में कुछ जानने से पहले यह अति आवश्यक है कि जनजाति की अवधारणा का सम्यक विश्लेषण कर लिया जाए। इस आवश्यकता के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, सामान्य व्यक्ति जनजाति के संदर्भ में कोई अपूर्ण एवं भ्रामक धारणाओं का प्रयोग करते हैं।
यह एक ऐसा जन समुदाय है जो जीवन की मुख्य धारा से कटा हुआ है। यह पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग हैं। इसका सामान्य जनजीवन आदिम प्रकृति का है इत्यादि। दूसरा, अवधारणात्मक अज्ञानता की दशा में जनजाति को जाति एवं प्रजाति के पर्यायवाची के रूप में भी प्रयुक्त कर लिया जाता है। यद्यपि कई समाजशास्त्रियों एवं मानवशास्त्रियों ने भी स्वीकार किया है कि जनजाति की कोई परिभाषा देना जो यथेष्ट एवं सर्वमान्य हो एक दुष्कर कार्य है। तथापि समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हम ऐसा प्रयास करने से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। डॉक्टर रिचर्ड्स ने इसे परिभाषित करते हुए कहा कि जनजाति एक सरल समुदाय है जो कि एक निश्चित भूभाग पर निवास करती है, एक ही भाषा बोलती है और समान कार्यों जैसे युद्ध आदि में संगठित होने की क्षमता रखती है। हॉरवेल के शब्दों में जनजाति एक सामाजिक समुदाय है जो एक विशिष्ट भाषा बोलती है, जिसकी एक विशिष्ट संस्कृति होती है और इसका राजनीति के आधार पर संगठित होना आवश्यक नहीं होता है। इसके पश्चात कृषक समाज, एग्रेरियन सोसाइटी। कृषक समाज वस्तुतः ग्रामीण समाज का ही दूसरा नाम है। भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो भारतीय गांव कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित होने के कारण कृषक समाज के रूप में विकसित हुए हैं। कृषक समाजों का उदय जनजातीय समाजों के शिकार और घुमंतु जीवन के स्वरूप में परिवर्तन आने के कारण हुआ। उन लोगों ने अस्थायी अथवा घुमंतु जीवन का त्याग कर कृषि और बागवानी की आजीविका का साधन बनाना प्रारंभ किया तो धीरे धीरे कृषि पर आधारित अस्थायी गांवों का विकास होने लगा। वैसे यह परिवर्तन सभी ग्रामीण समाजों में पूरी तरह नहीं हो पाया है। विश्व के कई ग्रामीण समुदायों को अर्थव्यवस्था का मूल आधार आखेट, पशुपालन एवं बागवानी है, कृषि नहीं। भारतीय समाज अर्थव्यवस्था अभी भी विकास के उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई है जहां पर कृषि पर निर्भरता से मुक्त हो जाया जाए। इसलिए भारतीय ग्रामीण समाजों का मूल आधार अभी भी कृषि ही बनी हुई है। इसके पश्चात औद्योगिक समाज, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। औद्योगिक समाज का प्रारंभ। औद्योगिक क्रांति, जिसमें 16वीं शताब्दी में यूरोप के अंधकार युग को समाप्त किया, के परिणाम स्वरूप माना जा सकता है कि औद्योगिक क्रांति ने 18वीं शताब्दी के अंत के आते संपूर्ण यूरोप को गतिमान कर दिया। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप में आर्थिक गतिविधियां, मुद्रा के प्रवाह एवं लोगों की गतिशीलता ने जोर पकड़ा। नए औद्योगिक युग का प्रमुख लक्षण कारखाना उत्पादन पद्धति का उदय था, जिसने गृह उद्योगों को ध्वस्त कर दिया। औद्योगिक समाज का प्रारंभ। औद्योगिक क्रांति, जिसमें 16वीं शताब्दी में यूरोप के अंधकार युग को समाप्त किया, के परिणाम स्वरूप माना जा सकता है कि औद्योगिक क्रांति ने 18वीं शताब्दी के अंत के आते संपूर्ण यूरोप को गतिमान कर दिया। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप में आर्थिक गतिविधियां, मुद्रा के प्रवाह एवं लोगों की गतिशीलता ने जोर पकड़ा। नए औद्योगिक युग का प्रमुख लक्षण कारखाना उत्पादन पद्धति का उदय था, जिसने गृह उद्योगों को ध्वस्त कर दिया। ये औद्योगिक केंद्र सामाजिक, आर्थिक एवं पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से नगरीय स्वरूप के थे। इन नवविकसित नगरों की विशेषताएं परंपरागत समाजों से भिन्न थीं।
सबसे पहली बात तो यह थी कि इन औद्योगिक समाजों का आर्थिक आधार कृषि न होकर गैर कृषि कार्य था। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि इन औद्योगिक समाजों का आर्थिक आधार कृषि न होकर गैर कृषि कार्य यानी उत्पादन, वाणिज्य, व्यापार एवं विविध प्रकार की सेवाएं भी थी। कारखाना उत्पादन पद्धति के कारण भारी संख्या में श्रमिकों का आगमन इन नवविकसित नगरीय केंद्रों की ओर होने लगा। इन अप्रवासी मजदूरों के कारण नगरों में गंदी बस्तियों का उदय होने लगा। साथ ही एक विषमतापूर्ण समाज का भी उदय होना प्रारंभ हुआ। इन विषमतापूर्ण समाज में विभिन्न क्षेत्रों, जातियों, धर्मों, भाषाओं, सांस्कृतिक परंपराओं का समन्वय देखा जाने लगा। लेकिन इस विषमतापूर्ण समाज के उदय के साथ साथ कुछ अन्य विशिष्ट विशेषताएं भी उभरी जिन्होंने औद्योगिक समाज को एक अलग स्वरूप प्रदान कर दिया। लुई विर्थ ने इन्हीं विशेष लक्षणों को नगरवाद, अर्बनिज्म का नाम दिया। उन्होंने एक लेख लिखा, अर्बनिज्म इज ए वे ऑफ लाइफ। जिंदगी की एक कड़ी है, एक रास्ता है शहरीकरण। जैसे पहले जनसंख्या का बड़ा आकार, लक्षण इसके प्रमुख लक्षण है जनसंख्या का बड़ा आकार, जनसंख्या की विजातीयता तथा जनसंख्या का अधिक महत्व। इसके जो अर्बनिज्म के प्रमुख लक्षण थे, पहला जनसंख्या का बड़ा आकार, दूसरा जनसंख्या की विजातीयता तथा तीसरा जनसंख्या का अत्यधिक महत्व। इन तीनों लक्षणों के परिणाम स्वरूप ही औद्योगिक समाज में अनेक अन्य लक्षण उत्पन्न हुए। जैसे औद्योगिकोत्तर समाज, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। औद्योगिक समाज की अवधारणा का विश्लेषण ब्रिटिश समाज विज्ञानी डेनियल बेल ने अपनी पुस्तक द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1973 में प्रस्तुत किया। वैसे यह अवधारणा उन्होंने तकनीकी और सामाजिक परिवर्तन पर एक सेमिनार में 1962 में ही प्रस्तुत की थी। इस अवधारणा को विकसित करके उन्होंने 21वीं शताब्दी के समाज के संबंध में भविष्यवाणी करने का प्रयास किया। डेनियल बेल के अनुसार किसी भी समाज के 3 भाग होते हैं, पहला सामाजिक परिवर्तन, दूसरा राजनीति और तीसरा संस्कृति। औद्योगिकोत्तर समाज की अवधारणा मूलतः सामाजिक संरचना में परिवर्तन से संबंधित है। सामाजिक संरचना के विभिन्न पहलू जैसे अर्थव्यवस्था, तकनीकी और व्यावसायिक व्यवस्था में जो परिवर्तन आता है, उनका विश्लेषण ही औद्योगिकोत्तर समाज की अवधारणा का मुख्य चिंतन बिंदु है। इसके पश्चात जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी डिस्कशन करते हैं। आज हम लोगों ने डिस्कस किया समाज क्या है, समाज के कौन कौन से तत्व हैं, समाज के क्या विशेषताएं हैं, समाज के कौन कौन से निर्णायक तत्व हैं, शिक्षा और समाज में क्या संबंध है, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। समाज और शिक्षा एक दूसरे से जुड़े हैं। स्वाभाविक है कि वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। शिक्षा और समाज एक दूसरे से जुड़े हैं, तो स्वाभाविक है कि वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। शिक्षा के समाज पर तथा समाज की शिक्षा पर विभिन्न प्रभाव पड़ते हैं। दोनों के प्रभावों को समझने के लिए शिक्षा तथा समाज को अलग अलग करके दोनों के एक दूसरे पर पड़ने वाले प्रभाव को समझना आवश्यक है। समाज और शिक्षा एक दूसरे से जुड़े हैं। स्वाभाविक है कि वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। शिक्षा के समाज पर तथा समाज के शिक्षा पर विभिन्न प्रभाव पड़ते हैं।
दोनों के प्रभाव को समझने के लिए शिक्षा तथा समाज को अलग अलग करके दोनों के एक दूसरे पर पड़ने वाले प्रभाव को समझना आवश्यक है। समाज का शिक्षा पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन एजुकेशन। पहले अनुकूल परिस्थितियाँ। शिक्षा के लिए भौगोलिक स्थिति जैसे बाढ़, तूफान, महामारी इत्यादि। अनुकूल परिस्थितियाँ, शिक्षा के लिए समय पर्याप्त मात्रा में। दूसरा, प्रतिकूल परिस्थितियाँ, शिक्षा के लिए कोई समय नहीं। सामाजिक ढांचा, सोशल स्ट्रक्चर। जाति प्रथा, किसी विशेष वर्ग के लिए शिक्षा। जाति प्रथा नहीं, सभी वर्गों के लिए समान शिक्षा। संस्कृति, कल्चर। श्रम, साहित्य, भाषा, दर्शन, रहने का ढंग, व्यवहार के प्रतिमान इत्यादि। उपयुक्त सभी पाठ्यक्रम के निर्धारण में विशेष भूमिका निभाता है। कोई भी पाठ्यक्रम समाज में चल रहे धर्म, साहित्य, भाषा, दर्शन, रहने का ढंग तथा व्यवहार के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है। धार्मिक स्थितियाँ, रिलीजियस कंडीशन। एक धर्म, सिंगल रिलीजन। समाज में एक ही धर्म के लोग होंगे जो केवल उसी धर्म विशेष के वर्ग के लोगों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। जब समाज में एक ही धर्म के लोग होंगे तो केवल उसी धर्म विशेष के वर्ग के लोगों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके पश्चात अनेक धर्म, मल्टी रिलीजन। सभी धर्म के मानने वाले लोगों को समान शिक्षा मिलेगी। इसके पश्चात राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल कंडीशन। पहला, निरंकुश, ऑटोक्रेटिक। समाज में राजनीतिक स्थिति या ढांचा निरंकुश है तो एक विशेष वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था होगी। समाज में राजनीतिक स्थिति या ढांचा निरंकुश है तो एक विशेष वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था होगी। लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। सभी वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था। आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल कंडीशन। पहले, विकसित देशों में, डेवलप्ड कंट्रीज। सभी वर्ग के लिए, सभी देश के लिए समान शिक्षा। विकासशील देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज। वर्ग विशेषों के लिए उनके वर्गों के अनुसार शिक्षा। अविकसित देशों में, बैकवर्डनेस कंट्रीज, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं। शिक्षा का समाज पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन सोसाइटी। नई खोज या आविष्कारों के द्वारा भौगोलिक परिस्थितियों, बाढ़, तूफान, महामारी पर नियंत्रण। आर्थिक विकास, नए उद्योगों, नए व्यवसायों के माध्यम से। अगला, शिक्षा के द्वारा सामाजिक नियंत्रण और सुधार। अभी हम चर्चा कर रहे हैं शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव है। इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन सोसाइटी। नंबर 1, नई खोज या आविष्कारों के द्वारा भौगोलिक परिस्थितियों, बाढ़, तूफान, महामारी पर नियंत्रण। आर्थिक विकास, नए व्यवसायों या उद्योगों के माध्यम से। शिक्षा के द्वारा सामाजिक नियंत्रण और सुधार। शिक्षा के द्वारा सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक भावनाओं का विकास, सांस्कृतिक विकास, धार्मिक परिवर्तन। इसके पश्चात लिंग, विद्यालय और समाज में परस्पर संबंध, म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ जेंडर, सोसाइटी एंड स्कूल। लिंग, विद्यालय और समाज में परस्पर संबंध, म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी।
पाठशाला, समाज और परिवार के माता पिता के बीच महत्वपूर्ण संबंध होना चाहिए। इससे सभी शिक्षा शास्त्री, शिक्षक, विद्यार्थियों के संरक्षक तथा समाज और संस्कृति के नेता भली भांति जानते हैं। यह प्रसंग बहुत ही विस्तृत है। पाठशाला, समाज और परिवार। परिवार से तात्पर्य परिवार के माता पिता के बीच महत्वपूर्ण संबंध होना चाहिए। इसे सभी शिक्षा शास्त्री, शिक्षक, विद्यार्थियों के संरक्षक तथा समाज और संस्कृति के नेता भली भांति जानते हैं। यह प्रसंग बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही बड़ा है, लेकिन हम संक्षेप में इसके प्रमुख विश्लेषणात्मक पक्षों को, जो मूलतः समाजशास्त्रीय प्रकृति के हैं, को इस अध्याय में प्रस्तुत करेंगे। तो The relationship between school and home is the key to the educability of the child. पाठशाला और घर के बीच का संबंध बालक की शिक्षा संभावना की कुंजी होती है। पाठशाला और घर के बीच का संबंध बालक की शिक्षा संभावना की कुंजी होती है। The relationship between school and home is the key to the educability of the child. अर्थात यदि एक पाठशाला और एक विद्यार्थी के घर परिवार के साथ उत्तम संबंध कायम है, यह बनाया जाता है, तो उससे उस विद्यार्थी की शिक्षा संभावनाओं के बढ़ने और उच्च स्तरीय होने की समस्या हल हो जाती है। यदि एक पाठशाला और एक विद्यार्थी के घर अर्थात परिवार के साथ उत्तम संबंध कायम है या बनाया जाता है, तो उससे उस विद्यार्थी की शिक्षा संभावनाओं के बढ़ने और उच्च स्तरीय होने की समस्या हल हो जाती है। मतलब भारतीय समाज में स्थिति, हमारे देश में निम्नलिखित स्थितियां देखने में आती हैं। अधिकतर भारतीय माता पिता अपने पुत्र पुत्री का पाठशाला जाने से कतराते हैं। अधिकतर भारतीय माता पिता अपने पुत्र पुत्री का पाठशाला जाने से कतराते हैं। विशेषकर निम्न वर्ग के लोग, जिनकी संख्या भारत में 75% है, वे वहां जाने से डरते हैं, झिझकते हैं, क्योंकि वे आशंका रखते हैं कि वहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएं उनकी संतानों की शिक्षा प्रगति के बारे में कुछ न कुछ शिकायतें अवश्य करेंगे और उनमें से कोई उन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दबाव डालेंगे कि वे अपने संतानों विद्यार्थियों को उस शिक्षक से ट्यूशन पढ़ाएं। प्राय अधिकांश शिक्षकों का ऐसा रवैया ही हमारे देश में है। प्राय सभी नर्सरी स्कूलों में और पब्लिक स्कूलों में विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने में आजकल बहुत ही कठिनाई और भ्रष्टाचार फैल गया है। ऐसी सरकारी पाठशालाओं के प्रबंधक और प्रशासक माता पिताओं का साक्षात्कार लेते हैं, उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति या हैसियत जानने का भरसक प्रयास करते हैं और उनके हजारों लाखों रुपए डोनेशन या रिश्वत में खुलेआम मांगते हैं। अतः ऐसे माता पिता और उन शालाओं के बीच प्रेम और घृणा, लव एंड हेट रिलेशनशिप का संबंध होता है। मजबूरी में सभी माता पिताओं के ऐसे लालची, अनैतिक शोषक विद्यालयों के मालिकों और प्रबंधकों से शोषित होना ही पड़ता है। मजबूरी में वे PTA पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन की मीटिंगों में भाग लेने जाते हैं। पाठशालाओं के शिक्षक शिक्षिकाएं विद्यालयों के घर परिवार में कभी कभी नहीं जाते, विशेषकर नगरों और कस्बों में समय अभाव और जल्दी घर लौटने की प्रवृत्ति के फलस्वरूप ऐसा नहीं करते। गांधी जी का भी कहना था कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के घरों पर प्राय जाना चाहिए और बुनियादी शाखाओं के बुनियादी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए ऐसा नियमित तौर से करना आवश्यक माना था। आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद। अगली